नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं और यही आशा करती हूं आप सब भी स्वस्थ होंगे। कल हमने यूपीएसआई के लिए जो आपका जीएस का सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। आप सबको क्लासेस बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा है कि एक इंडियन पॉलिटी के लिए ऐसी ही एक क्लास ला दीजिए जिसमें सिर्फ इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस रहें। तो चलिए, आज वही क्लास है जिसमें हमने 2024-25 में जो भी टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी की आपकी चर्चा में रहे हैं उससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस रखने का प्रयास किया है। जैसे 2024-25 के दौरान ही हमारे भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे के बाद भारत के नए उपराष्ट्रपति बने, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आना लाजमी है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। तो जब कोई चीज करंट में चर्चा में रहती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी एमपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, हमने थोड़ा सा यही ट्रेंड रखा था जब हम वो उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे थे कि जो भी चीजें करंट में चर्चा में रही हैं उनसे रिलेट करके क्वेश्चंस लाए जाएं। हमने प्रैक्टिस करवाई, बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हुआ है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल भी रहे हैं कि उनकी जो एग्जाम है उनका बहुत अच्छा हुआ है। तो बस आपके साथ भी यही प्रयास है हमारा कि जो भी चीजें चर्चा में रही हैं, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं से रिलेटेड चीजें करवाई जाए। आज एक प्रेरणादायी विचार मैंने सुबह सुबह पढ़ा तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करूं। बहुत अच्छी लाइनें हैं कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की लाइनें हैं कि कभी भी जीवन में मेहनत करने से नहीं कतराना है। अगर ईश्वर ने मौका दिया है मेहनत करने का तो अपना 100% दीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। देर सवेर मिले, देर से मिलेगी, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। तो कभी भी मेहनत करने से नहीं घबराना है, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज होती है, वो है हार्डवर्क। बाकी सफलता असफलता छोड़ देनी चाहिए। किसी ऐसी थर्ड, कहते हैं ना, एक कोई पावर होती है तो भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना और वही करते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन है आप सबके सामने, 44वां संविधान संशोधन, 42वां, 52वां, 86वां। मूल कर्तव्यों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया? तो आप सबको याद होगा या आप सबको पता होगा कि मूल कर्तव्य हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं थे। वो कब शामिल किए गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किए गए हैं। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर? यह भी पूछा जाता है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। लेकिन आप सब मुझसे कहेंगे कि अभी वर्तमान में तो 11 हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि 10 ही जोड़े गए थे। तो जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो 11वां कब जुड़ा? ये भी तो सवाल आता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। और इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। वो नया आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 21A, जो शिक्षा के अधिकार से भी संबंधित है। तो सवाल पूछा जाता है कि आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया? तो इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। जब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? सवाल ये भी पूछेगा। तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो 11वां कब जुड़ा भाई? क्योंकि वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा है? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो सवाल आ जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा? तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा है? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या बताता है? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है। संविधान में आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अब बाकी दिए गए हैं संविधान संशोधन, उनके बारे में भी जान लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन आपको सामने दिख रहा होगा आपको। तो 44वां संविधान संशोधन आया था 1978 में, और इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक कौन सा अधिकार बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। पूछा जाता है ना कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आपको लगाना होता है सही आंसर की एक मौलिक अधिकार।
और कौन सा नया आर्टिकल जुड़ा संपत्ति के अधिकार के लिए? आर्टिकल 300A। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। और एक जगह क्यों पढ़ा रही हूं मैं? ताकि आपको क्लैरिटी रहे और कंफ्यूजन ना। तो 44 संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल के कब बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 300A में है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। फिर एक यहाँ पे दिया हुआ है 52वां संविधान संशोधन। तो याद रखना है कि 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जो किससे संबंधित था? दल बदल से संबंधित था। और इसी के अंतर्गत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये सारे संविधान संशोधन जो आपके ऑप्शन में भी दिए गए थे आपसे क्लियर होते। 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो अब आप कहेंगे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। क्लियर? अब मान लीजिए मैं आपसे सवाल करूं कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा? अब आप बता पाएंगे क्या कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो आप कहेंगे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। मैं कहूं कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? तो आप कहेंगे 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। मैं कहूंगी कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मैं कहूंगी कि 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। तो जब कोई चीज पढ़िए तो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे पढ़ा करिए ताकि चीजें आपको कंफ्यूज ना करें। तो पूछा था कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर? स्वर्ण सिंह कमेटी की। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। वर्तमान में ये एक कानूनी अधिकार है, आर्टिकल 300A में है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल से संबंधित है। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था राजीव गांधी जी। 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत संविधान में आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया? जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते, ऐसे ही सवाल की प्रैक्टिस करेंगे चाहे कोई भी सवाल हो। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल उपराष्ट्रपति का पद सुनिश्चित करता है? अब देखिए कह रहा है उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में है। ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 62, आर्टिकल 62, 63, 64, 66। बताइए उपराष्ट्रपति जी का पद किस आर्टिकल में? अब ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज बहुत ज्यादा चर्चा में रही, कंट्रोवर्शियल मुद्दा था कि आखिर ऐसा क्या रीजन था कि जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ गया। उसके बाद तुरंत में फिर भारत के नए उपराष्ट्रपति जी बनाए गए। तो ऐसा कारण क्या हो गया? तो इस वजह से ये मुद्दा चर्चा में आ जाता है। उपराष्ट्रपति वाला जो सेक्शन है आपका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो याद रखना है उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में है। क्लियर? तो पूछे कि आर्टिकल 63 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति जी का पद है। 64 क्या बताता है? 64 ये बताता है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। मतलब कि वो राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो पूछा जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये किस आर्टिकल में है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आपको आराम से बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे यानी कि राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। ये है आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 64 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। और 66 में क्या है? 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है। तो आर्टिकल 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन या उनके चुनाव की बात है। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। भारत के नए उपराष्ट्रपति जी कौन बने हैं? 15वें क्रम के बने सीपी राधाकृष्णन जी बने, आपको पता है। इसके पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ जी थे।
तो याद रखना है उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल कि आर्टिकल 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति जी का पद। यही पूछा था कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 63। पूछ लेता कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये किस आर्टिकल में है, तो ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 64 में। पूछ लेता उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन या उपराष्ट्रपति जी की चुनाव प्रक्रिया किसमें है, तो वो 66 में है। और भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो उनका नाम भी याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन जी 15th क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। सीपी राधाकृष्णन जी किस क्रम के बने हैं, 15th क्रम के बने। क्लियर, तो सीपी राधाकृष्णन जी भारत के 15th क्रम के नए उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, नए उपराष्ट्रपति बने हैं। क्लियर, तो भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, सीपी राधाकृष्णन जी, किस क्रम के हैं, 15th क्रम के। क्लियर, चलिए, तो ये सारे आर्टिकल्स उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन किस में है, 66 में, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता 64 और उपराष्ट्रपति जी का पद 63 और उपराष्ट्रपति जी की शपथ है आर्टिकल 69 में, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति का वितरण किस हिस्से में होता है? ऑप्शन है भाग 11 में, भाग 12 में, भाग 13 में, भाग 10 में। संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति का मतलब है केंद्र राज्य संबंधों की बात की गई है। आपको पता है कि संघ सूची के विषयों पर कौन कानून बनाता है, सेंटर। राज्य सूची के विषयों पर राज्य और समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये केंद्र राज्य संबंधों को दर्शा रहा है। तो बेसिकली इसने सवाल किया है कि केंद्र राज्य संबंध संविधान के किस भाग में, केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो बताइए केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है, तो याद रखना है केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 11 में है। भाग 12 में क्या है, भाग 12 में फाइनेंस की बात की गई है, वित्त की बात की गई है। तो भाग 12 में क्या है, फाइनेंस यानी कि वित्त की बात। भाग 13 में क्या है, व्यापार वाणिज्य की बात यानी कि ट्रेड और कॉमर्स की बात की गई। तो व्यापार वाणिज्य किस में है, संविधान के भाग 13 में है। ट्रेड और कॉमर्स किस में है, भाग 13 में। और भाग 10 में ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई, ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई। अगर आपको संविधान के भाग याद करने में दिक्कत होती है या संविधान की अनुसूचियां याद करने में, आर्टिकल्स याद करने में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद करने में, तो आप सब मुझसे पूछते हैं ना कि आपको कैसे चीज़ें याद रहती हैं। इसके लिए मैंने इंडियन पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से, उसमें 20-20 मिनट के सेशंस है। जैसे संविधान के भाग के सेशन, उसमें हम संविधान के भाग पढ़ते हैं, फिर MCQ सॉल्व करते हैं। संविधान की अनुसूची का सेशन 15 से 20 मिनट का है, अनुसूची पढ़ ली, फिर MCQ उसी तरीके से सॉल्व कर लिए। उस क्लास में आपको इनसे रिलेटेड समस्याओं का निवारण है। वहाँ पे संविधान के भाग याद हो जाएंगे, सारे संविधान संशोधन याद हो जाएंगे, सारी अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। क्लियर, चलिए, तो संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति किसमें है, या कहें कि केंद्र राज्य संबंध किसमें है, तो केंद्र राज्य संबंध है संविधान के भाग 11 में। तो संविधान का भाग 11 क्या बताता है, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। 12 किसकी बात करता है, फाइनेंस की बात करता है, वित्त की बात करता है। संविधान के भाग 13 में क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात है, व्यापार और वाणिज्य की बात है। और संविधान के भाग 10 में क्या है, तो 10 में ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। क्लियर, तो पूछा क्या था, पूछा था कि संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध है संविधान के भाग 11 में। चलिए आगे बढ़िए। DPSP का प्रेरणा स्रोत कौन सा संविधान रहा है? DPSP हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिए हैं? DPSP का प्रेरणा स्रोत कौन सा संविधान रहा है? ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, फ्रांसीसी संविधान, आयरिश संविधान। DPSP का मतलब नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व तो भारतीय संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व तो भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आप सबको पता है कि नीति निर्देशक तत्व तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और नीति निर्देशक तत्व तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आर्टिकल 36 से 51 तक है। अब ये बताना है कि हमने ये अडॉप्ट कहाँ से किए हैं, किस देश से? तो DPSP हमने कहाँ से लिए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड से अडॉप्ट किए हैं। और बाकी जो चीज़ें ऑप्शन में दी गई है, क्या उन्हें ना पढ़े? क्यों ना पढ़े, क्या पता क्या पूछ ले एग्जाम में। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली। क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय व्यवस्था जो अपने भारत में है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने ब्रिटेन से ही ली है। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ही लिया है। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? एकल नागरिकता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति होगा वो भारत का नागरिक होगा। जैसे मैं हूँ, मैं किसी अलग स्टेट में रह रही हूँ, आप किसी अलग स्टेट में रह रहे हैं, लेकिन हम सब क्या हैं?
हम भारत के नागरिक हैं, हमारी एक नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का मतलब होता है कि हम कहीं भी किसी भी राज्य में निवास कर रहे हो भारत में, लेकिन हम सब के बीच एक कॉमन है हमारी आइडेंटिटी कि हम एक जगह के नागरिक हैं, यानी कि भारत के नागरिक हैं, वही कहलाती है एकल नागरिकता। अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया है? तो अमेरिकी संविधान से हमने लिए हैं मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो किसमें है? आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, और महाभियोग किसमें है? राष्ट्रपति पर। संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में है। तो ये सब हमने कहाँ से लिया है? ये सब हमने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। फ्रांसीसी संविधान से हमने क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये 3 शब्द हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांसीसी क्रांति से लिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये चीजें कहाँ से अडॉप्ट की गई हैं? तो इतनी चीजें आपको याद रखना ही है। डीपीएसपी का प्रेरणा स्रोत पूछा था, तो डीपीएसपी को नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। डीपीएसपी संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 36 to 51 है। और डीपीएसपी को हमने कहाँ से लिया है? तो डीपीएसपी लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बाकी जो दिए गए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली पूछेगा कि संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली है? तो ब्रिटेन से ली है, ब्रिटिश संविधान से। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट प्रोसेस जो आर्टिकल 61 में है, वो हमने कहाँ से ली है? अमेरिकी संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांसीसी क्रांति से। तो फ्रांसीसी संविधान से हमने कौन से 3 शब्द लिए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है, ये पूछी जाती है। ठीक है, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व हमने कहाँ से लिया है? फ्रांसीसी संविधान से लिया है। क्लियर? पूछा था डीपीएसपी हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे बढ़िए। ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए निर्देश किसमें है? ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए निर्देश किस आर्टिकल में है? मतलब ग्राम पंचायतों के गठन की बात संविधान की किस आर्टिकल में है? 40, 41, 51, 32 बताइए। तो अगर आपको डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल्स याद करने में दिक्कत है जो 36 to 51 है, तो मैं फिर से कह रही हूँ प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको याद हो जाएंगे। उसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताई गई हैं चीजें। तो याद रखिएगा ग्राम पंचायतों की गठन की बात, ग्राम पंचायतों के गठन की बात किसमें है? तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है आर्टिकल 40 में। तो आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। आम नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सहायता, शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सहायता प्रदान करना किस आर्टिकल में है? तो शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सहायता प्रदान करना संविधान के आर्टिकल 41 में है। 51 क्या बताता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात। ये सारे आर्टिकल्स डीपीएसपी से संबंधित है। 40, 41 और 51 ये डीपीएसपी के आर्टिकल हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किसमें है? 51 में है। और 32 तो मौलिक अधिकारों वाला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट को पावर प्राप्त है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। तो याद रखिएगा, पूछा क्या है? क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है ग्राम पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों की गठन की बात किसमें है? ग्राम पंचायतों की गठन की बात कह रहा है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 40 में है, याद रखना है। क्लियर? और 41 क्या बताता है? जरूरी थोड़ी है एग्जाम में 40 ही पूछे, 41, 42, 36 to 51 के बीच कुछ भी पूछेगा। डीपीएसपी से रिलेटेड सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। और 41 क्या बताता है? शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सहायता प्रदान करना। पंचायतों का क्या काम होगा? लोगों को शिक्षा प्रदान करना, रोजगार प्रदान करना और सार्वजनिक सहायता प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किसमें की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात आर्टिकल 51 में की गई। और 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। क्लियर? और इसे संविधान की आत्मा किसने कहा है? बताइए, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किन्होंने कहा है? मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आर्टिकल 32 जो है इसे संविधान की आत्मा किन्होंने कहा है? बताइए। तो ग्राम पंचायतों का गठन पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। याद रखिएगा ध्यान से, ग्राम पंचायतों का गठन, तो आर्टिकल 40 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? दिया है ना जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा। पूछेगा है कि उपराष्ट्रपति जी का त्यागपत्र किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है? आर्टिकल 66, 67, 67A, आर्टिकल 69। तो उपराष्ट्रपति जी यानी कि जगदीप धनखड़ जी ने अभी त्यागपत्र दिया
किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया? तो याद रखिएगा आर्टिकल 67A के अंतर्गत दिया। तो उपराष्ट्रपति जी जो अपना त्याग पत्र प्रदान करते हैं, और किन्हें देते हैं त्याग पत्र? भारत के राष्ट्रपति जी को प्रदान करते हैं। और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति जी कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो जगदीप धनखड़ जी ने अपना त्याग पत्र किसे दिया होगा? आर्टिकल 67A के अंतर्गत किसे दिया होगा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदान किया होगा। तो ऐसे भी घुमा के सवाल पूछता है, जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा किसे प्रदान किया? तो अगर आपको पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं अगर, तो वो इस्तीफा देंगे ही किसको? राष्ट्रपति जी को। और हमारे देश की राष्ट्रपति जी कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो अगर द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिखा हुआ है तो आप वहां पे लगा के चले आएंगे राइट आंसर। और किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो याद रखना है आर्टिकल 67A के अंतर्गत त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी प्रदान करते हैं राष्ट्रपति जी को। आर्टिकल 69 में मैंने पहले ही बताया है कि आर्टिकल 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति जी का शपथ का प्रावधान है। तो आर्टिकल 69 क्या है? उपराष्ट्रपति जी की शपथ के बारे में बताता है। क्लियर? और 66 हम पहले ही जान चुके हैं। 66 क्या है? उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन, अभी हमने उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े थे। तो 66 में क्या था? उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन था। 67A बताता है त्याग पत्र के बारे में। पूछा था कि त्याग पत्र किस आर्टिकल में? तो त्याग पत्र किस आर्टिकल में है? 67A में। और त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी किसे देते हैं? लिखित रूप से भारत के राष्ट्रपति जी को। और उपराष्ट्रपति जी की शपथ किस में है? आर्टिकल 69 में। याद रखिएगा। तो पूछा क्या है? त्याग पत्र। त्याग पत्र किस आर्टिकल में है? उपराष्ट्रपति जी का त्याग पत्र आर्टिकल 67A के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति जी को प्रदान करते हैं लिखित रूप से। क्लियर? तो आर्टिकल 67A के अंतर्गत ही जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दिया होगा। चलिए अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति जी के चुनाव से संबंधित आर्टिकल्स कौन सा है? चुनाव मतलब निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 64, 65, 66, 69 बताइए। उपराष्ट्रपति जी के चुनाव से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अभी हमने जाना है कि उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन किसमें था, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव किसमें था। तो निर्वाचन की बात किसमें थी? आर्टिकल 66 में। हमने अभी जाना था कि उपराष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन है या उपराष्ट्रपति जी का चुनाव है वो किसमें था? आर्टिकल 66 में था। हमने ये भी जाना था कि उपराष्ट्रपति जी जो हैं, उपराष्ट्रपति जी वो राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, या उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये किस आर्टिकल में था? तो आर्टिकल 64 में था। 69 में हमने जाना था, 69 में क्या था? उपराष्ट्रपति जी की शपथ थी। 65 जान लीजिए कि मान लीजिए यदि उपराष्ट्रपति जी का पद, राष्ट्रपति जी का पद खाली हो जाता है जब, या राष्ट्रपति किसी कारणवश उपस्थित नहीं होते हैं अपने कार्यकाल में, तो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी की ही तरह काम करते हैं। वो है आर्टिकल 65 में कि यदि किसी कारणवश मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति जी की अचानक मृत्यु हो जाती है या वो अवकाश में होते हैं, तो उनकी जगह पर भारत के उपराष्ट्रपति किस रूप में काम करते हैं? भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। और वही उसी किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 65 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति जी को क्या पावर देता है? उपराष्ट्रपति जी को ये पावर देता है कि यदि राष्ट्रपति जी का पद खाली है तो वो किस रूप में काम करेंगे? राष्ट्रपति जी के रूप में काम करेंगे, राष्ट्रपति जी के रूप में। तो आर्टिकल 65 के अंतर्गत उन्हें ये पावर होती है कि यदि राष्ट्रपति जी का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति जी क्या करेंगे? राष्ट्रपति जी के रूप में काम करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति किस रूप में काम करेंगे? राष्ट्रपति के रूप में। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 65 के अंतर्गत। तो ये जो उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो बहुत जरूरी हैं आपके लिए। पूछ लेगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे या राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, ये किस आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 64 में। उपराष्ट्रपति जी की शपथ किस में है? शपथ 69 में है। उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन या चुनाव किस में है? 66 में है। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति जी का पद खाली होता है, भारत के राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाती है कुछ भी कारण से, तो वो उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी के रूप में काम करेंगे। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 65 में। क्लियर? तो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के रूप में काम करेंगे। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 65 बताता है। पूछा क्या था कि उपराष्ट्रपति जी का चुनाव, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव या निर्वाचन किस आर्टिकल में है? तो चुनाव और निर्वाचन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 66 में है। क्लियर? जब हम एक जगह सारी चीजें पढ़ते हैं तो बस फायदा ये होता है कि अगर कैसा भी सवाल पूछता है एग्जाम में, एमपी कांस्टेबल के बच्चे आ रहे थे, एमपी टेट वाले बच्चे पेपर दे के आ रहे थे, बिहार का जो पुलिस कांस्टेबल वाला पेपर था, बच्चे क्यों कह रहे हैं क्वेश्चंस आ रहे हैं? कारण ये है कि हमने एक जगह सारी चीजें पढ़ाई। हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब पूछे ना क्या पूछेगा उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड, बनेगा आपसे वो चीज।
तो ये तरीका होता है, इससे बच्चा भी ये खुद में कॉन्फिडेंस फील करता है कि हमसे चीज़ें बनेंगी क्यों नहीं, हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, इस वजह से आपको एक जगह सारी चीज़ें बताई जाती। तो उपराष्ट्रपति जी का चुनाव किस में है? आर्टिकल 66 में। क्लियर? चलिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? बताइए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार जी, सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार जी, अनूप चंद्र पांडे जी। कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कौन है वर्तमान में? तो याद रखिएगा, अभी फरवरी 2025 में इनकी नियुक्ति हुई है, ज्ञानेश कुमार जी। किस नंबर के हैं? तो याद रखिएगा, क्रम जरूर पूछा जाता है, 26 क्रम के हैं, 26 क्रम के हैं और अभी इनकी नियुक्ति हुई है फेब 2025 में, फरवरी 2025 में इनकी नियुक्ति हुई है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही की नियुक्ति है ये, फरवरी 2025 में। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? मुझे बताने की जरूरत है क्या? यह निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? इलेक्शन कमिशन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? यह भारत के चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान, भारत में चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में है। याद रखना है, पूछा जाता है कि चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किस में है, तो आर्टिकल 324 में। दूसरा, भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? ये भी सवाल पूछ सकता है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 25 जनवरी 1950। ये भी याद रखिएगा। तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई है? 25 जनवरी 1950 को। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों नहीं पूछेगा? फरवरी 2025 में नियुक्ति हुई है, अभी हाल ही की नियुक्ति है, ज्ञानेश कुमार जी। किस क्रम के हैं? 26 क्रम के हैं। चुनाव आयोग किस आर्टिकल में? चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950। अब पूछे ना क्या पूछेगा इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, सब बनेगा आपसे, ये कॉन्फिडेंस होता है। तो भारत का चुनाव आयोग वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा, 26 क्रम के। क्लियर? और फरवरी 2025 में नियुक्ति हुई है। चुनाव आयोग का गठन होता है 25 जनवरी 1950 को और आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाइए। तो ज्ञानेश कुमार जी हैं और किस क्रम के हैं? 26 क्रम के। आर्टिकल 52 क्या बताता है? आर्टिकल 52 में क्या है? ऑप्शन है आप सबके सामने। राष्ट्रपति जी की शपथ, यहाँ राष्ट्रपति जी के बारे में है, उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी की शपथ, यह निर्धारित किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है या राष्ट्रपति की नियुक्ति की अवधि है? बताइए क्या बताता है आर्टिकल 52। तो मैं आज यहाँ पे आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स बता देती हूँ, तो आपके एग्जाम में कभी राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स पूछेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए आर्टिकल 52 क्या बताता है? आर्टिकल 52 ये बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या राष्ट्रपति के पद के बारे में क्या बताता है? आर्टिकल 52 कि भारत के उप राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 53 क्या बताता है? आर्टिकल 53 बताता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो सवाल पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वो किस आर्टिकल में है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वो है संविधान के आर्टिकल 53 में। ठीक है, फिर मैं कहूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, वो किस में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 54 बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। फिर मैं कहूं कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में कौन से आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे 55 बताता है राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में। फिर मैं कहूं कि राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना होगा, ये किस आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 सालों का होगा और ये बताता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होगा। आर्टिकल 57 बताता है पुनर्निर्वाचन की पात्रता, कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति भारत का एक बार राष्ट्रपति बन चुका है, उसे दोबारा भारत का राष्ट्रपति बनना है, तो क्या उसे सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल। पुनर्निर्वाचन की पात्रता यानी कि आर्टिकल 57 यही बताता है कि अगर यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बना है भारत में, तो वो कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, बट उसको सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, वो आर्टिकल 57 बताता है। 58 क्या बताता है? राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में बताता है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसकी योग्यताएं क्या होंगी। 59 शर्तों के बारे में बताता है। आर्टिकल 60 शपथ के बारे में बताता है। राष्ट्रपति जी की शपथ के बारे में प्रावधान आर्टिकल 60 में है। और राष्ट्रपति जी पर महाभियोग प्रक्रिया यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस जो हमने कहाँ से ली थी? अमेरिका से ली थी,
वो किस में है? आर्टिकल 61 में है। तो आर्टिकल 61 क्या बताता है? आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में बताता है, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताता है, जो हमने किस देश से अडॉप्ट की है? अमेरिका से अडॉप्ट की है। ये आपके आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति जी से रिलेटेड। अब मुझे तो नहीं लगता है कि यदि कभी कोई सवाल आ जाए कि राष्ट्रपति जी से रिलेटेड आर्टिकल्स में, तो आपको दिक्कत होगी। पूछा क्या था कि आर्टिकल 52 क्या बताता है, तो सीधे सीधे आर्टिकल 52 ये बता देता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, या सीधे कहा जाए कि राष्ट्रपति जी के पद के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति जी के पद के बारे में कौन बताता है? राष्ट्रपति जी के पद के बारे में बताता है आर्टिकल 52। 53 क्या बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भागीदार होंगे, कौन कौन शामिल होंगे। 55 क्या बताता है? तो आर्टिकल 55 राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता है। 56 बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 5 वर्ष का होगा। 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता, 58 योग्यताओं के बारे में, 60 शपथ के बारे में, और 61 इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताता है। ये आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति जी से रिलेटेड। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 52 क्या बताता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, या राष्ट्रपति जी के पद के बारे में। 53 क्या बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 चुनाव के बारे में बताता है, तो वहीं 55 चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता है। 56 बताता है कि राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 सालों का होगा। 57 ये बताता है पुनर्निर्वाचन की पात्रता, मतलब यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। तो आप कहेंगे हाँ बन सकता है, कितनी भी बार, लेकिन उसको सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी राष्ट्रपति बनने के लिए जो उसने पहले फॉलो की है। 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बात है। 59 में शर्तें हैं। 60 में राष्ट्रपति जी की शपथ है। सवाल आपने कई बार आपके एग्जाम में देखा होगा, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जी का शपथ का प्रावधान किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है? 60 में है। और इम्पीचमेंट यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो वो किस में है? आर्टिकल 61 में। और इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने कहाँ से ली है? यूएसए से। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें आर्टिकल्स याद नहीं होते हैं। आर्टिकल्स आप एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए याद नहीं होते। अब आपको लगता है 1 से 100 तक के आर्टिकल्स हैं, कोई बता दो हमसे बनेंगे, नहीं याद होंगे। उसका कारण है, अगर आपको ये पता है कि डीपीएसपी 36 to 51 है, तो आप 36 to 51 का पढ़िए ना, एक बंच बना के, जैसे हमने पढ़े हैं। अगर आपको पता है कि राष्ट्रपति जी के आर्टिकल्स कहाँ से 52 से लेके यहाँ पे 61 इम्पीचमेंट प्रोसेस तक हैं, तो उनको इंपॉर्टेंट है, तो उनको पढ़िए ना एक साथ, कभी नहीं भूलेगा। अब हमने ये सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए, अब ये चीजें भूलेंगी आपको? नहीं भूलेंगी। तो थोड़ा सा ऐसे पढ़ा करिए, जब भी कोई टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स उठाइए, उनके बारे में पढ़ लीजिए, तो वो चीजें नहीं भूलती। तो राष्ट्रपति जी आर्टिकल 52 क्या बताता है? आर्टिकल 52 बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? बाकी ये आर्टिकल्स तो याद ही रखने। शपथ किस में है? 60 में। जैसे इसमें ऑप्शंस दिए गए थे, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज आपको करवा देती हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए थे आप सबके सामने ना, चलिए हम इसे हटाते हैं। ये शपथ दिया गया था, तो अब आपने पढ़ लिया है, तो आपको पता है कि शपथ किस आर्टिकल में है? शपथ किस में है? आर्टिकल 60 में। ये निर्धारित किया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो 52 में है। चुनाव की प्रक्रिया किस में थी? आर्टिकल 55 में थी। क्यों? क्योंकि चुनाव था 54 में और चुनाव प्रक्रिया 55 में। और नियुक्ति की अवधि मतलब कार्यकाल, और राष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 56 में था। पूछा है ना, नियुक्ति की अवधि मतलब कार्यकाल, तो ये है। तो इससे प्रैक्टिस के लिए बता दिया मैंने कि एक बार रिवीजन हो जाए आपका। चलिए, मूल अधिकार की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार की अवधारणा भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? ऑप्शन है आप सबके सामने, अमेरिका से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, जापान से। अब देखिए, जब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन में हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे कोई कुछ पूछा कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, तो हमने पढ़ लिया कि चलिए फ्रांस से लिया गया है, लेकिन हमने फिर ऑप्शन भी पढ़ लिए। जब हमने ऑप्शन पढ़ लिए तो हमसे दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया, क्योंकि हमने अभी जाना था कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए। तो मूल अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और यही अमेरिका से हमने क्या बताया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस भी ली गई है, उपराष्ट्रपति जी का पद भी लिया गया है। फ्रांस से हमने क्या बताया था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व लिए गए हैं। ये 3 सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं। और ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या जाना था? संसदीय शासन प्रणाली। और ब्रिटेन से क्या लिया था? एकल नागरिकता का प्रावधान। हमने पढ़ा है कि एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। जापान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से ली है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से ली है? जापान से ली है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं ना तो आपके दूसरे क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। आपने ऑप्शंस भी जान लिया, आपके दूसरे क्वेश्चंस तुरंत तैयार हो रहे हैं। तो मूलाधिकार कहाँ से लिया गया है पूछा था, तो मूलाधिकारों की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। फ्रांस से ये 3 शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ब्रिटेन संविधान से लिए गए हैं, और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो कभी सवाल आ जाए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाइए। उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा देते हैं जब, तो कार्यवाहक कौन बन जाता है? उपराष्ट्रपति जी के अचानक इस्तीफा देने पर कार्यवाहक कौन बन जाता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, मुख्यमंत्री जी या मुख्य न्यायाधीश जी? तो उपराष्ट्रपति कहाँ के पदेन सभापति होते हैं? हमने पहले ही पढ़ा है कि आर्टिकल 64 हमें बताता है कि उपराष्ट्रपति जी कहाँ के पदेन सभापति हैं या कहाँ की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, यानी कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगर उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा दे रहे हैं तो उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफा देने का मतलब है कि राज्यसभा के सभापति भी इस्तीफा दे रहे हैं। तो जब राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में कौन काम करेगा? तो राज्यसभा के उपसभापति। क्लियर? तो याद रखिएगा कि राज्यसभा के उपसभापति यदि उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा दे देते हैं तो कार्यवाहक कौन बन जाता है? राज्यसभा के उपसभापति कार्यवाहक बन जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 64 ये कहता है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करने वाले राज्यसभा के अध्यक्ष अगर वहां उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में कौन काम करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। क्लियर? चलिए, तो उपराष्ट्रपति यदि अचानक इस्तीफा दे दे तो कार्यवाहक कौन बन जाता है? राज्यसभा के उपसभापति। ये बात आपको याद रखनी। चलिए आगे बढ़िए। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता डीपीएसपी के किस आर्टिकल में है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब ये होता है कि भारत का कोई भी नागरिक हो उसे न्याय पाने का अधिकार है निःशुल्क रूप से। जैसे आप सबको पता होगा कि मान लीजिए कि कोई अपराधी है, उसके पक्ष में कोई भी वकील नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे एक सरकारी वकील प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वही कहलाता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, कि भारत के हर व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता या निःशुल्क न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। और बताइए वो संविधान के किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है आर्टिकल 39A में। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किसमें है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 में है, 39A में है। और ये सारे आर्टिकल्स किससे संबंधित हैं? तो याद रखिएगा ये सारे आर्टिकल्स डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं 36 to 51। डीपीएसपी संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 36 to 51। 38 क्या बताता है? 38 लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है। तो कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है कि लोक कल्याणकारी राज्य भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो लोक कल्याणकारी राज्य भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 38 में। 48A में क्या है? तो याद रखिएगा 48A में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। 48A क्या बताता है? पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। 40 क्या बताता है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात किस में है? आर्टिकल 40 में। और ये सारी चीज़ें मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, कुछ आर्टिकल जैसे मैंने 40 बताया हुआ है आपको। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता डीपीएसपी के किस आर्टिकल में है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है आर्टिकल 39A में। क्लियर? 38 क्या बताता है? लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है। 48A क्या बताता है? पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। और 40 क्या करता है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात। और यहाँ पे एक चीज और याद रख लीजिएगा कि आर्टिकल 48A दिया हुआ है। आर्टिकल 48 क्या बताता है? आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन की बात करता है। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है 48 और 48A में, तो थोड़ा सा इस पे डाउट ना हो। तो कृषि और पशुपालन की बात किसमें है? आर्टिकल 48 में है। और 48A में क्या है? पर्यावरण संरक्षण की बात। तो ये याद रखिएगा, पूछा था समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, तो सभी व्यक्तियों को समान रूप से न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 39A के अंतर्गत है। क्लियर? और 38 क्या बताता है? 38 लोक कल्याणकारी राज्य का वर्णन करता है। मान लीजिए पूछ लेगा कि पर्यावरण संरक्षण की बात भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है, तो आप क्या कहेंगे? पर्यावरण संरक्षण की बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 48A में की गई है।
पूछ लेगा कृषि और पशुपालन की बात किस में है, तो कृषि और पशुपालन की बात 48 में की गई है, आर्टिकल 48 में। पूछ लेगा ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस में है, जो पूछा ही हुआ था क्वेश्चन अभी इसके पहले, तो आर्टिकल 40 में है। तो ऐसे भी सवाल पूछता है। और सबसे डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल्स का एक फेमस क्वेश्चन बताऊं मैं, सामने आर्टिकल्स दे देता है, बगल में आपको कह देता है मैच द कॉलम, तो आपको सारे आर्टिकल्स पता होनी चाहिए। यहाँ पे बगल में आर्टिकल्स देगा और बगल में उनके बारे में, और कहेगा मैच करिए कॉलम, तो आपको सारे पता होने चाहिए फिर ऐसे में, तो याद रखना है। ये पूछा था सम्मान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, तो आर्टिकल 39A। पर्यावरण संरक्षण 48A। कृषि पशुपालन आर्टिकल 48। अगला सवाल है कि कौन सा प्रावधान है भारतीय संविधान में जो निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। भारत के निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान मतलब चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? 320, 324, 326, 329। तो चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 324 में है। हम पहले भी जान चुके हैं, जब हमने जाना था, इसके पहले क्वेश्चन किया था कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। तो हमने जाना था किसमें है चुनाव आयोग का गठन, तो चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान था आर्टिकल 324 में। और भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त हमने कौन जाने थे? जिनका फरवरी 2025 में, जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, ज्ञानेश कुमार जी। और ये ज्ञानेश कुमार जी भारत के किस नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं? तो 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो चुनाव आयोग का गठन भी हमने जाना था कि 25 जनवरी 1950 को हुआ था। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को हुआ। ये चीज़ें भी हमने पढ़ी थी। एक चीज़ और, 326 क्या बताता है? 326 वयस्क मताधिकार के बारे में बताता है। कभी कभी पूछा जाता है ना कि वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? 18 साल का प्लस का कोई भी भारतीय नागरिक है, यदि वो असक्षम नहीं है तो उसे चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, यानी कि वोटिंग राइट्स हैं। तो वयस्क मताधिकार क्या है? आर्टिकल 326 में है, जो 18 साल प्लस के किसी भी व्यक्ति को वोटिंग राइट्स प्रदान करता है। तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, या आम जनता को या 18 प्लस का जो व्यक्ति है उसको वोटिंग राइट्स किस आर्टिकल्स के अंतर्गत मिलते हैं? तो आर्टिकल 326 के अंतर्गत मिलते हैं। आर्टिकल 329 क्या कहता है? कि चुनावों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। चुनावों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। तो सवाल कैसे आता है कि न्यायालयों के हस्तक्षेप की मनाही, न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं। तो न्यायालयों के हस्तक्षेप की मनाही चुनाव में कौन से आर्टिकल्स द्वारा होती है? तो आर्टिकल 329 न्यायालयों के हस्तक्षेप की मनाही करता है चुनावों में, न्यायालयों के हस्तक्षेप की मनाही करता है चुनावों में। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है आर्टिकल 324 में। ये जरूर से जरूर आपको याद रखना है। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त तो कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं, 26 क्रम के हैं। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। वयस्क मताधिकार की बात कौन सा आर्टिकल करता है संविधान में? तो आर्टिकल 326 करता है। चुनावों में न्यायालय के हस्तक्षेप की मनाही किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 329 में की गई है कि चुनावों में न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 329 में है। ये आपको याद रखने हैं, ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 324, राइट आंसर। बाकी वयस्क मताधिकार मतलब 18 प्लस कोई भी व्यक्ति है उसको वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं आर्टिकल 326 के अंतर्गत। वयस्क मताधिकार किसमें है? आर्टिकल 326 में है। चलिए, पूछा था निर्वाचन आयोग का गठन, तो राइट आंसर विल बी 324, आर्टिकल 324, याद रखिएगा। आर्टिकल 74 क्या बताता है? चलिए बताइए, आर्टिकल 74 क्या बताता है? ऑप्शन है आप सबके सामने। राष्ट्रपति संसद को आदेश देते हैं, राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताता है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार करने के लिए कहना। देखिए, बेसिकली जो आर्टिकल 74 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति के को कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस आर्टिकल में है संविधान के? आर्टिकल 74 में है। और आर्टिकल 74 ये बताता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए क्या होती है? एक मंत्रिपरिषद होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में क्या होती है? एक मंत्रिपरिषद होती है। तो मंत्रिपरिषद का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 74 में है। बस इतना जानिए। और मंत्रिपरिषद का काम क्या होता है? राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह प्रदान करना। तो कभी सवाल आ जाए कि मंत्रिपरिषद, केंद्र की मंत्रिपरिषद की बात कर रही हूं मैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की,
तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74। और आर्टिकल 74 के अंतर्गत क्या होता है? मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, और ये मंत्रिपरिषद क्या करती है? राष्ट्रपति जी को उनके कार्यों में सलाह प्रदान करती है। तो राष्ट्रपति जी को उनके कार्यों में सलाह प्रदान करने सलाह कौन प्रदान करता है? मंत्रिपरिषद करती। और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 74 में है, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 74 में है मंत्रिपरिषद, जो राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करती है या राष्ट्रपति जी को सलाह प्रदान करने का काम करती है। वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन है आप सबके सामने, प्रीति सूदन जी, अजय कुमार जी, मनोज सोनी जी, दीपक गुप्ता जी। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो याद रखना है अजय कुमार जी। यूपीएससी का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से 323 में यूपीएससी का प्रावधान है। यूपीएससी संविधान के किस भाग में है? तो यूपीएससी संविधान के किस भाग में है? यूपीएससी संविधान के भाग 14 में, और संविधान का भाग 14 ही बताता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भारतीय संविधान के आर्टिकल नहीं, भाग, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भारतीय संविधान के भाग 14 में है, और इसी के अंतर्गत आता है यूपीएससी, और इसी के अंतर्गत आते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीसीएस भी भाग 14 के अंतर्गत ही। क्लियर? तो यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? याद रखिएगा यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन है अजय कुमार जी। क्लियर? और यूपीएससी भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 14 में है। क्यों भाग 14 में है? क्योंकि भाग 14 ही बताता है, 14 ही बताता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में, यानी कि यूपीएससी के बारे में, स्टेट पीसीएस के बारे में किसमें प्रावधान है? संविधान के भाग 14 में। यूपीएससी संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 315 से 323 तक, यानी कि 315 से 323 तक यूपीएससी का प्रावधान। क्लियर? बताइए जरा कमेंट करके यूपीएससी के पहले चेयरपर्सन कौन थे या यूपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे? बताइएगा आप सब कमेंट करके, ठीक है? चलिए, और ये भी बता दीजिएगा कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। जब ये आप बताते हैं कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, आपके लाइक्स जाते हैं, तो चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं खुद को। तो बता दीजिएगा कमेंट करके कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए, तो यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन अजय कुमार जी। यूपीएससी है संविधान के भाग 14 में, और यूपीएससी का प्रावधान है आर्टिकल 315 से 323 तक में। ये चीज़ याद रखिएगा। यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? अजय कुमार जी हैं, और 315 से 323 में है यूपीएससी। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? चलिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 8, 10, 12, 14। वर्तमान में कितनी है? और एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि मूल संविधान में कितनी थी? ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं, और शायद इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 15 से 20 फैक्ट मैं बताऊँगी आपको। हाँ, इस एक सवाल में मैं आपको आज यहाँ 15 से 20 फैक्ट बताने वाली हूँ। पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो आप सबको पता है 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आप कहेंगे वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। फिर मैं कहूँगी कि जब मूल संविधान में 8 थीं तो ये 12 कैसे हुई? आप कहेंगे नहीं पता, या शायद बहुत से लोगों को पता भी हो। तो चलिए जान लेते हैं। पहली 8 अनुसूचियाँ थीं, 9वीं कब जुड़ी? तो याद रखिएगा, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 को, जो किससे संबंधित था? पहला संविधान संशोधन 1951 संबंधित था भूमि सुधार से। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। और इसी के अंतर्गत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। अब हमें ये जानना है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कब जुड़ी, क्योंकि वर्तमान में तो 12 हो गई है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12। तो 8 से 12 कैसे हुई? 9, 10, 11, 12 कैसे जुड़ी? तो याद रखिएगा, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर मैंने अभी आपको बताया था एक क्वेश्चन में, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985, जो किससे संबंधित था? एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल से संबंधित था। दल बदल से संबंधित था। और इसके अंतर्गत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर? फिर आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। और इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा किससे संबंधित था ये? पंचायती राज से। और इसी के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
ये पंचायती राज से संबंधित था और इसी के अंतर्गत संविधान में जुड़ी 11वीं अनुसूची। फिर कौन सा आया? फिर लास्ट में आया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, और ये किससे संबंधित था? नगरीय निकायों से संबंधित था, नगरीय निकायों से संबंधित था। और इसी के अंतर्गत संविधान में जुड़ी लास्ट वाली 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। और यही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जिसके अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 74वें द्वारा नगर पालिकाओं को। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं 15 से 20 फैक्ट बताऊंगी और अभी आपके 20 फैक्ट मैं आपको गिना देती हूँ। पहला सवाल, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तीसरा सवाल, पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं। दूसरे तरह का सवाल, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा। 9वीं अनुसूची का सब्जेक्ट क्या है? भूमि सुधार। हो गए 7 फैक्ट्स। अब साथ साथ लगा लीजिए, साथ फैक्ट भी अगर आपके एक में बनेंगे तो लगा लीजिए कि कितने फैक्ट हो रहे हैं। इस वजह से मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन में आपको 15 से 20 फैक्ट जानने को मिलेंगे। पूछ लेगा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा आई? तो 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा आई? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 10वीं अनुसूची का सब्जेक्ट क्या है? दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ। इस समय प्रधानमंत्री जी कौन थे? राजीव गांधी जी थे। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इससे सवाल पूछे जाते हैं कि 11वीं अनुसूची कब जुड़ी, 12वीं कब जुड़ी, 10वीं कब जुड़ी? तो 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची का सब्जेक्ट क्या था? पंचायती राज। 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। 12वीं अनुसूची का सब्जेक्ट क्या था? नगरीय निकाय। पंचायती राज में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं बताइए? पता है क्या किसी को कि पंचायती राज में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29। और नगरीय निकायों वाले 18। ये सब्जेक्ट्स भी पूछे जाते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। कितने फैक्ट बन रहे हैं यहाँ पे और कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। अगर आपने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं भी की होगी, किसी भी बुक से, किसी भी क्लास में, तो आपने देखा होगा सवाल पूछे जाते हैं कि 9वीं अनुसूची कब जुड़ी है? किस संविधान संशोधन द्वारा? 10वीं अनुसूची कब जुड़ी? किस संविधान संशोधन द्वारा? 11वीं कब जुड़ी? किस संविधान संशोधन द्वारा? 12वीं किस संविधान संशोधन द्वारा? 9वीं अनुसूची का सब्जेक्ट क्या है? भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची का सब्जेक्ट क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल। 11वीं अनुसूची का सब्जेक्ट क्या है? पंचायती राज। 12वीं अनुसूची का सब्जेक्ट क्या है? नगरीय निकाय। पूछा जाता है पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट हैं? 29। नगरीय निकाय में कितने सब्जेक्ट हैं? 18। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा। नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा। तो ये चीजें यहाँ पे आपको 15 से 20 फैक्ट अगर पता चल रहे हैं तो समय दीजिए, यहाँ पे रुकिए, 5 मिनट ठहरिए और इनको जानिए, सीखिए, फिर आगे बढ़िए। मैं भी बता के बढ़ सकती हूँ कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम खत्म करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में चीजें बैठ जाएं। मूल संविधान में कितनी थी? 8। वर्तमान में है 12। और ये 12 कैसे हुई, ये पूरा आपके सामने वर्णन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और कौन सी अनुसूची का सब्जेक्ट कौन सा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अब अनुसूचियों से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी। भारत में वर्तमान कैग कौन है? वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब भारत के वर्तमान कैग कौन है? गगनदीप कौर, के संजय मूर्ति, राजीव कुमार जी और पद रिक्त है। तो कैग क्या करते हैं? कैग का काम क्या होता है? इंडियन गवर्नमेंट का जो डेटा होता है, मतलब लेखा परीक्षण करना। लेखा परीक्षण मतलब करना का आशय है कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, इसका आय व्यय का पूरा ब्यौरा निकालना कैग का काम होता है। तो लेखा परीक्षा करना किसका काम है? कैग का काम है। और कैग का प्रावधान, और कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा कि कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान भारतीय संविधान के है आर्टिकल 148 में। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान कैग कौन है भारत के? तो वर्तमान कैग है के संजय मूर्ति जी, 1989 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं ये। क्लियर? तो भारत की वर्तमान कैग पूछेगा, भारत की वर्तमान कैग कौन है? तो के संजय मूर्ति जी हैं। कैग का काम क्या होता है? लेखा परीक्षण करना। कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में है। इसका आपको ध्यान रखना है।
क्लियर। तो वर्तमान कैग हैं के संजय मूर्ति जी और कैग का प्रावधान है आर्टिकल 148 में। अगला सवाल है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा हमने किस देश से ली है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा हमने किस देश से ली है। ऑप्शन है आप सबके सामने रशिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान। क्यों जरूरी है सवाल, अभी 2 दिन पहले 4 से 5 दिसंबर के बीच में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा हुई, बहुत ज्यादा चर्चा में रही ये यात्रा। तो क्या ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं कि हम रशिया के साथ कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीजें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की हैं, बिल्कुल जरूरी हो जाता है। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्याय की अवधारणा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है वो हमने कहाँ से ली है, यूएसएसआर से ली है, लेकिन अब वो टूट के क्या बन चुका है, रशिया। तो रशिया से हमने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा ली है। और रशिया से क्या लिया है हमने, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको 3 शब्द याद होंगे, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा हमने कहाँ से ली है, यही रशिया से ली है। रशिया से और क्या लिया है, पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं का भी प्रावधान, जो पहले हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, वो प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है, रशिया से ही लिया है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में, वो हमने कहाँ से लिया है, रशिया से। रशिया से ही मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, रशिया से ही पंचवर्षीय योजनाएं। पूछा यह जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो हमने रशिया से अडॉप्ट नहीं किया। तो जब आपको पता होगा क्या रशिया से लिया है, तब तो आप बता पाएंगे क्या नहीं लिया। तो रशिया से कौन कौन सी चीजें ली हैं आपने, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य, और क्या लिया है, पंचवर्षीय योजनाएं। क्लियर। फ्रांस से मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फ्रांस से हमने क्या अडॉप्ट किया है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। फ्रांसीसी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रावधान हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। जर्मनी से क्या लिया है हमने, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। आपातकाल यानी इमरजेंसी संविधान के किस भाग में है, भाग 18 में। और किस आर्टिकल में है इमरजेंसी का प्रावधान, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है, और 360 वित्तीय आपातकाल जो अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। तो आपातकाल किस किस आर्टिकल में है, जब चर्चा हो ही रही है तो बता दूं, 352, 356 और 360। क्लियर। और जापान से क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जापान से हमने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो सवाल आता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा कहाँ से है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा रशिया से ली गई है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य भी रशिया से ही लिए गए हैं। पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई है, पंचवर्षीय योजनाएं भी यहीं से ली गई। और बाकी हम जान चुके हैं, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पूछा था न्याय की अवधारणा, तो न्याय की अवधारणा हमने रशिया से ली। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे कि जब एक सवाल पढ़ेंगे कोई भी, वहां पे हम 15 से 20 फैक्ट जानेंगे, कहा था मैंने। और जब मैंने ये पढ़ाया था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, फिर 12 हो गई, 12 कैसे हुई वो भी बताया, किन किन संविधान संशोधन द्वारा हुआ ये भी बताया। उन्हीं में से एक था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और इसी के अंतर्गत मैंने बताया था कि संविधान में एक नई अनुसूची जुड़ी थी, 11वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध, लोकसभा में सीट वृद्धि, पंचायती राज व्यवस्था, उच्च शिक्षा में आरक्षण। एक जगह जब हम चीजें पढ़ते हैं तो ये फायदा होता है कि उससे रिलेटेड कैसा भी सवाल पूछेगा आपसे बनेगा। तो हमने जाना था कि 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम 1992 किससे संबंधित था, पंचायती राज से संबंधित था। और इसी के अंतर्गत संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान करता है। और 11वीं अनुसूची में, या कहें कि पंचायती राज में टोटल कितने सब्जेक्ट्स थे, तो पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट्स थे। क्लियर।
तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है? 1992 का है। और इसके अंतर्गत कौन सी अनुसूची जुड़ी थी? 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़िए। तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है? उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ रखा जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में? बताइए, उपराष्ट्रपति जी को हटाने का प्रावधान कहाँ रखा जाएगा? मैंने आपको बताया था उपराष्ट्रपति जी कहाँ की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति जी कहाँ की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं या कहाँ के पदेन सभापति होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल 64 हमें ये बताता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति जी। और ये कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? आर्टिकल 64 बताता है। तो सीधी सी बात है कि अगर उपराष्ट्रपति जी को हटाने का प्रस्ताव भी आएगा तो कहाँ आएगा? कहाँ की बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जी? तो दिख रहा है साफ साफ, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो अगर उपराष्ट्रपति जी को हटाना है तो हटाने का प्रावधान भी कहाँ आएगा? यही राज्यसभा में। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ आता है? केवल राज्यसभा में आता है। पेश कहाँ होता है? राज्यसभा में। क्लियर? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 64 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता या राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। तो जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं तो उनको हटाने का प्रस्ताव भी कहाँ आएगा? राज्यसभा में ही आएगा, क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। तो इस वजह से अगर पूछे कि उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा, तो उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा? राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 64 के अंतर्गत। क्लियर? याद रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति जी को हटाने का प्रस्ताव कहाँ आएगा? केवल और केवल राज्यसभा में, क्योंकि वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन है भाग 18, भाग 19, भाग 20, भाग 21। भागों से रिलेटेड समस्या होती है, अगर भाग नहीं याद होते हैं भारतीय संविधान के तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ प्रॉपर आपको भाग वगैरह याद हो जाएंगे। प्लेलिस्ट एक है पॉलिटी की, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको सारे उसमें अनुसूचियाँ, भाग, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे। बताइए, संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन है भारतीय संविधान के भाग 20 में। और संविधान संशोधन हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो साउथ अफ्रीका से। संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट की। भारतीय संविधान के भाग 18 में क्या है? तो याद रखिएगा, इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कि आपातकालीन प्रावधान। तो इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान किसमें है? भारतीय संविधान के भाग 18 में है। और मैंने जब याद करवाया है उस प्लेलिस्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो मैंने आपको समझाया था कि जब आप 18 साल के होते हैं बेसिकली, तो आपके जीवन में एक इमरजेंसी लागू हो जाती है, आपातकाल लागू हो जाता है। करियर ऑप्शन क्या चुने? पहले तो स्कूल रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं, तो चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? करियर क्या चुने? अर्निंग कहाँ से आएगी? लड़कियों के जीवन में शादी वगैरह अधिक समस्याएं होने लग जाती हैं। तो जैसे ही 18 साल का कोई व्यक्ति होता है, लड़का या लड़की, उसके जीवन में इमरजेंसी लागू हो जाती है। तो भाग 18 में क्या है? आपातकाल का प्रावधान। क्लियर? भाग 19 में क्या है? भाग 19 में प्रकीर्ण है। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि ये प्रकीर्ण क्या होता है। प्रकीर्ण का मतलब ये होता है कि जैसे राष्ट्रपति जी हैं या कोई उच्च पदाधिकारी हैं, उनको जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं वो भाग 19 के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति जी हैं या उच्च पदाधिकारी हैं, उनको जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं, पदाधिकारियों को जो विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं, वो भारतीय संविधान के भाग 19 में आते हैं। प्रकीर्ण उसी को बोलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना प्रकीर्ण समझ में नहीं आता। प्रकीर्ण का मतलब ये होता है कि जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं कि जब तक वो अपने कार्यकाल में हैं तब तक उन पर कोई भी तरह का फौजदारी मुकदमा लागू नहीं होगा, उन पे FIR नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त हैं वो किस में है? इसी भाग 19 में। भाग 21 में क्या है? भाग 21 में है अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। अब ये क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान ये क्या है? देखिए, आप सबको पता है संक्रमणकालीन प्रावधान, आप सबको पता है कि कुछ राज्य हैं जिन्हें विशेषाधिकार प्रदान किया गया। पहले मैं लिख देती हूँ, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। आप सबको पता है कि कुछ राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। उन राज्यों में
आर्टिकल 371 के अंतर्गत बहुत सारे राज्य हैं, जैसे नागालैंड है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। आर्टिकल 370 जो अब समाप्त हो गया, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान था, तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो इसी संविधान के भाग 21 के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल 370 जिसे अब तो समाप्त कर दिया गया है, आर्टिकल 371 इसके अंतर्गत जिन भी राज्यों को विशेष राज्यों का दर्जा प्रदान था, जैसे जम्मू कश्मीर को पहले था अब नहीं है, नागालैंड को है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन्हें विशेष कुछ प्रावधान, विशेष कुछ दर्जे दिए गए हैं, क्योंकि इनकी कुछ भौगोलिक स्थितियों के कारण और या तो कह लीजिए कि सामरिक दृष्टिकोण के कारण, तो जो इन्हें विशेष प्रावधान प्रदान किए जाते हैं वो संविधान के भाग 21 के अंतर्गत ही प्रदान किए जाते हैं। अब आपको समझ में आ गए होंगे कि संविधान का भाग 21 किससे रिलेट करता है। राज्यों को कुछ विशेष दर्जे प्रदान करना वो किसमें है? अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान के अंतर्गत आता है, यानी कि भाग 21 के अंतर्गत आता है। जैसे आर्टिकल 371 के अंतर्गत ही नागालैंड, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन्हें कुछ विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं, विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। आर्टिकल 370 जो अब समाप्त हो गया है, आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। किस भाग के अंतर्गत? इसी भाग 21 के अंतर्गत। क्लियर? तो ये चीज समझ जाइए आप कि आखिर ये भाग 21 अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान है क्या ये। और पूछा क्या था संविधान संशोधन प्रक्रिया? तो संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 20 में है, याद रखना है। संविधान संशोधन किसमें है? भाग 20 में है। संविधान संशोधन हमने किस देश से अडॉप्ट किया है? साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। 19 में क्या है? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण मतलब राष्ट्रपति जी हैं, विशेष जो बड़े पदाधिकारी हैं भारत के, उनको कुछ विशेष दर्जा, विशेष उनको क्या प्रदान किया गया है? विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, कुछ अलग से विशेषाधिकार। जैसे संसद के सदस्य होते हैं ना, तो उनको कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो वही विशेषाधिकार किसमें है? संविधान के भाग 19 में। और संविधान के भाग 18 में क्या है? मैंने बताया कि जैसे ही आप 18 साल के होते हैं, आपके जीवन में क्या चालू हो जाता है? आपातकाल। तो जैसे ही आप कितने साल के हुए? आप 18 साल के हुए, तो आपके 18 साल के होते हुए आपके जीवन में क्या चालू हो गया? आपातकाल। तो 18 में है आपातकाल। क्लियर? 19 में है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण के अंतर्गत राष्ट्रपति और पदाधिकारियों को विशेषाधिकार। 20 में है संविधान संशोधन जो साउथ अफ्रीका से लिया आपने। 21 में है अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान जो कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, और जो आर्टिकल 370 को भी प्रदान करता था, लेकिन अब वर्तमान में 370 को समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग यूटीज में बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। क्लियर? अब स्पेशल स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया है। ठीक है, चलिए। तो संविधान संशोधन किसमें है? भाग 20 में। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया? संविधान संशोधन लिया साउथ अफ्रीका से। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र लिखित रूप से किसे सौंपते हैं? बताइए। राष्ट्रपति जी हैं, वो अपना त्याग पत्र लिखित रूप से किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति जी को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? बताइए। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 56(1)(a) के अंतर्गत। आर्टिकल 56(1)(a) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो कभी सवाल आ जाए कि भारत के राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपते हैं, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 56(1)(a) के अंतर्गत। 56(1)(a) के तहत राष्ट्रपति किन्हें अपना त्याग पत्र सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, याद रखना है। क्लियर? तो भारत के राष्ट्रपति किन्हें सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति जी को। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 56(1)(a) के अंतर्गत। यह आर्टिकल याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए। राज्यपाल, राष्ट्रपति, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस अनुसूची में है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस अनुसूची में है? बेसिकली वेतन भत्तों की बात की गई है कि वेतन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में? बताइए। अनुसूचियां बताई हैं मैंने। अगर आपको अनुसूचियों में दिक्कत होती है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है अनुसूचियों वाला, इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस वहां मिल जाएंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। तो बताइए, राज्यपाल, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते किसमें है? तो याद रखिएगा, वेतन भत्तों का प्रावधान भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में है। तो वेतन भत्ते किसमें है? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है? विशेष पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान है। अब कमेंट करके आपको ये बताना है कि क्या भारत के राष्ट्रपति जी की शपथ तीसरी अनुसूची में शामिल है या नहीं। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या तीसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति जी की शपथ शामिल है।
पांचवी अनुसूची में क्या है, तो पांचवी अनुसूची में ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात किसमें है, पांचवी अनुसूची में। और छठी में किनकी है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की है। नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। और यही नौवीं अनुसूची है जिसके अंतर्गत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो नौवीं अनुसूची किसमें जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो किससे संबंधित थी, भूमि सुधार से संबंधित थी। पूछा क्या था, वेतन भत्ते, पूछा क्या था, वेतन। तो वेतन भत्तों का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, वेतन पूछा है ना ये, तो वेतन भत्तों का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची। शपथ पूछ लेता, शपथ किस अनुसूची में है, तो तीसरी अनुसूची में है। ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात किस अनुसूची में है, तो ST/SC क्षेत्रों की प्रशासन की बात पांचवी अनुसूची में है। और छठी की अनुसूची किसके बारे में है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासन की बात छठी अनुसूची में। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। क्लियर, पूछा था वेतन, तो वेतन है दूसरी अनुसूची में। चलिए आगे बढ़िए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है आप सबके सामने, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 25 साल। बताइए भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए होती है। और उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति जी का पद है। और 64 क्या बताता है कि राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति जी करते हैं। शपथ का प्रावधान किस में है, 69 में है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति जी बनने के लिए भारत के 35 ईयर चाहिए होती है आयु। कौन बन गए हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति, बताए हैं मैंने, बताइए कमेंट करके, भारत के नए उपराष्ट्रपति जी कौन बने। मई 2025 में नीति आयोग के नए CEO कौन बन चुके हैं, बताइए। नीति आयोग के नए CEO कौन बने, अमिताभ कांत जी, परमेश्वरम अय्यर, VVR सुब्रमण्यम या दीपक बांगला जी। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा नीति आयोग का गठन कब हुआ है, तो नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, 2025 में नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी जी, सुमन बेरी जी ये उपाध्यक्ष हैं। और CEO नए कौन अपॉइंट हुए हैं, तो VVR सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है, VVR सुब्रमण्यम जी, याद रखिएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ है, तो नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, वर्तमान उपाध्यक्ष नीति आयोग के हैं सुमन बेरी जी, और CEO जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है, VVR सुब्रमण्यम। तो मई 2025 में नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए हैं, VVR सुब्रमण्यम जी। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी जी। क्लियर, तो याद रखिएगा कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है, VVR सुब्रमण्यम। कैग के स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, भारत में कैग के स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। बेसिकली पूछा गया है कैग के कार्यकाल का प्रावधान भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में है। हमने क्या जाना कि भारत के वर्तमान कैग कौन है, भारत के वर्तमान कैग कौन थे, अभी हमने जाना था के संजय मूर्ति जी। 2025 में भारत के वर्तमान कैग कौन है, के संजय मूर्ति जी हैं। और कैग का प्रावधान हमने भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में पढ़ा था, आर्टिकल 148 में पढ़ा था। और कैग का काम क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, लेखा परीक्षण करना। तो कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 148 में। और हमने एक जगह चीजें पढ़ी तो हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं अब, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। कैग है आर्टिकल 148 में, और किसमें वर्तमान कैग कौन है, के संजय मूर्ति जी हैं। 1989 के IAS बैच के अधिकारी हैं ये। चलिए आर्टिकल 53 क्या बताता है, अब देखिए फायदा कितना होगा आपको, आप खुद देखिएगा। हमने एक जगह राष्ट्रपति पढ़े कि आर्टिकल 52 बताता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। वहीं पे हमने आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56 से लेके 61 तक के सारे आर्टिकल पढ़ लिए। और मैंने वहां आपको कहा था कि अब कोई भी आर्टिकल पूछेगा आपसे बनेगा, और उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए आर्टिकल 53 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति जी की शपथ से। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति जी में निहित होगी। महाभियोग की प्रक्रिया में या रिक्त की स्थिति में चुनाव, बताइए किससे संबंधित है।
तो आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि 52 बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 क्या बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 बताता है। 53 क्या बता रहा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो आर्टिकल 53 क्या बता रहा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति जी की शपथ का प्रावधान किसमें था? तो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जी की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में था। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया हमने कब किसमें पढ़ी थी? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया हमने पढ़ी थी आर्टिकल 61 में, जो हमने कहाँ से अडॉप्ट की थी? यूएसए से अडॉप्ट की थी, अमेरिका से अडॉप्ट की थी। क्लियर? तो आर्टिकल 53 का संबंध किससे है? याद रखना है, आर्टिकल 53 हमें बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कौन बताता है हमको? आर्टिकल 53 बताता है। शपथ का प्रावधान किसमें है? तो शपथ का प्रावधान है आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 63 क्या बताता है? शपथ के बारे में। महाभियोग प्रक्रिया किसमें है? 61 में। और इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। पूछा क्या था? 53 ही बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। एक जगह पढ़ो फिर तो कुछ भी पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। डीपीएसपी कुल कितने आर्टिकल्स हैं? डीपीएसपी के कुल कितने आर्टिकल्स हैं? हमने ये भी पढ़ा है शायद। जहां हमने किसी भी जगह अगर हमने डीपीएसपी पढ़ा है तो हमने उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी हैं। जैसे डीपीएसपी को किस नाम से जाना जाता है? नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? हमने ये भी पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है। किस भाग में पढ़ा था हमने नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी? पढ़ा था भाग 4 में। हमने क्या पढ़ा था? इन्हें कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी हमने अडॉप्ट किया है। और हमने क्या जाना था कि ये कौन से आर्टिकल में है डीपीएसपी? तो हमने क्या जाना था कि किस आर्टिकल में है डीपीएसपी? बताइए, ऑप्शन देख के बताइए कि हमने किस आर्टिकल में पढ़े थे डीपीएसपी। तो डीपीएसपी पढ़े थे आर्टिकल 36 to 51। तो आर्टिकल 36 to 51 को 16 अनुच्छेद ये किसमें है? डीपीएसपी के आर्टिकल्स। और डीपीएसपी किस भाग में है? संविधान के भाग 4 में। कहाँ से लिया है हमने इन्हें? आयरलैंड से लिया है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 36 to 51। क्लियर? अब पूछो, कुछ भी पूछेगा बनेगा हमसे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए? फायदा ये है हमने सारे ऑप्शंस के साथ तैयारी की है, ऑप्शंस पढ़े हैं हमने। अब हम ऑप्शंस के साथ पढ़ेंगे चीजें तो अब आपसे चीजें बनेंगी। बताइए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये हमने कहाँ से लिया है? संविधान की प्रस्तावना में किस देश से लिया है हमने? रशिया से लिया है क्या? फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? बताइए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व हमने कहाँ से लिया है? फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? फ्रांसीसी क्रांति से। रशिया से हमने क्या पढ़ा था? न्याय की अवधारणा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा हमने कहाँ से ली थी? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा हमने रशिया से ली थी। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए थे? तो मौलिक कर्तव्य हमने रशिया से लिए थे। पंचवर्षीय योजनाएं रशिया से ली थी। जर्मनी से क्या लिया था? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जर्मनी। अमेरिका से हम बार बार पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से ली है, हम बार बार पढ़ चुके हैं। और जब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं ना तो हमारी इस लेवल की तैयारी हो जाती है कि कुछ भी पूछेगा हमसे बनेगा। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है, फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। तो फ्रांसीसी क्रांति से हमने क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। वही पूछा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का प्रावधान हमने फ्रांस से लिया है। क्लियर? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है? बताइए। अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला यानी कि टचबिलिटी, अनटचबिलिटी को समाप्त करने वाला मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में? 16, 17, 18, 19। तो अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला यानी कि अनटचबिलिटी को समाप्त करने वाला जो आर्टिकल है वो किस में है? 17। संविधान का जो आर्टिकल 17 है वो किसको समाप्त करता है? अस्पृश्यता को समाप्त करता है। और इसी के लिए एक अधिनियम आया था, आप सबको याद हो, अस्पृश्यता अपराध, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अपराध अधिनियम 1955, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से। जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाने लगा है?
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, संरक्षण अधिनियम 1955, इसको समाप्त करने के लिए आया था अस्पृश्यता को। तो अस्पृश्यता समाप्त करने का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 17। और इसी को अस्पृश्यता को ही समाप्त करने के लिए लाया गया था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जिसका नाम बदल के वर्तमान में क्या कर दिया गया है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और ये किसके अंतर्गत है? किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 17 के अंतर्गत। आर्टिकल 16 क्या बात करता है? आर्टिकल 16 अवसर की समानता की बात करता है। अवसर की समानता मतलब मान लीजिए जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी निकली, अब यूपीएसआई की वैकेंसी निकाली गई तो सभी को तो समान रूप से फॉर्म भरने की स्वतंत्रता है। तो कोई भी नागरिक है भारत का, कहीं भी पढ़ रहा है, वो उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक है, तो उसको समान रूप से अवसर की समानता प्रदान की गई है कि नहीं? नोटिफिकेशन निकाला गया, आओ फॉर्म भरो, तो समान रूप से अवसर प्रदान करना, समान रूप से अवसर की समानता, ये किस में है? संविधान के आर्टिकल 16 में। 18 में किसकी बात की गई है? उपाधियों के अंत की बात की गई। उपाधियां मतलब कि जैसे राजकुमार है, राजकुमारी है, तो इन उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो उपाधियों के अंत की बात किसमें है? 18 में। लेकिन अगर कोई कहे भारत रत्न फिर क्यों दिया जाता है, पद्म पुरस्कार फिर क्यों दिए जाते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो आप कहेंगे कि भाई साहब ये उपाधियां नहीं हैं, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार ये अवार्ड्स हैं, पुरस्कार हैं। 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, ना कि पुरस्कारों की। तो 18 में क्या है? उपाधियों के अंत की बात है, लेकिन भारत रत्न, पद्म पुरस्कार ये अवार्ड्स हैं, तो इसलिए ये उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते। और आर्टिकल 19 में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। तो जब आप पढ़िए तो कोई चीज़ ऐसे पढ़िए कि आपसे कुछ भी पूछे तो आपसे बने, कुछ भी पूछ ले। तो अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला मौलिक अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 17। और इसी के लिए अस्पृश्यता को ही समाप्त करने के लिए कौन सा अधिनियम आया था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जिसका नाम बदल के वर्तमान में क्या कर दिया गया है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। कभी पूछ ले, कभी भी पूछ सकता है, चूंकि नाम बदला गया है इसका, पूछ सकता है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे अस्पृश्यता से संबंधित है। या पूछेगा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 17 से संबंधित है। तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 17 से, जो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, छुआछूत के अंत की बात करता है। तो कौन सा आर्टिकल है जो छुआछूत के अंत की बात करता है? आर्टिकल 17। अवसर की समानता की बात किसमें की गई है कि सभी को समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएंगे? 16 में। उपाधियों के अंत की बात किसमें की गई है? 18 में। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार किसके अंतर्गत आते हैं? 18 के अंतर्गत ही। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? बोलने की स्वतंत्रता, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। इतनी चीजें याद रखनी है। तो अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला मौलिक अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 17। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किससे संबंधित है? छुआछूत को खत्म करने से, आर्टिकल 17 से। चलिए, कौन सी अनुसूची शपथ के बारे में बताती है? शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? अब देखिए, आप क्या सोचते होंगे ना कि मैं ऑप्शंस क्यों बताती हूँ सारे। मैं ऑप्शंस इसलिए सारे बताती हूँ कि आपको एक जगह 4 फैक्ट पता चले कम से कम, मिनिमम से मिनिमम। वहां पूछा था वेतन भत्ते किस में है, मैंने बताया दूसरी में, लेकिन मैंने बाकी ऑप्शंस भी बता दिए। वहां मैंने बताया आपको कि शपथ किस में है शपथ, बताइए। दूसरी में है, तीसरी में है, छठी में है, 9वीं में है। तो शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में। दूसरी में क्या था? दूसरी में थे वेतन भत्ते। छठी अनुसूची किसके बारे में बताती है? पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासन के बारे में बताती है। और कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य? पूछ लेता है कभी कभी कि छठी अनुसूची में कौन से राज्य शामिल नहीं है। कैसे बताएंगे आप? जब पता होगा कौन से शामिल हैं तब तो बताएंगे कौन से शामिल नहीं हैं। तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में 4 राज्य शामिल हैं: असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये इन 4 राज्यों के प्रशासन की बात की गई है छठी अनुसूची में। पूछा जाता है कि छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो जब आपको पता होगा कौन सा राज्य शामिल है तब आप बता पाएंगे। छठी अनुसूची चर्चा में क्यों रही? अभी लद्दाख प्रोटेस्ट का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा सोनम वांगचुक जी के कारण। अब जब छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग हो रही है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट रूप ले रहा है, तो छठी अनुसूची चर्चा में आ जाती है कि नहीं आ जाती? बिल्कुल आती है कि लद्दाख की मांग हो रही है कि हमें छठी अनुसूची में शामिल किया जाए।
हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, ये लद्दाख की कुछ मांगे। तो जब छठी अनुसूची चर्चा में है तो ये चर्चा में क्यों नहीं आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, या छठी अनुसूची किसके प्रशासन के बारे में बात करती है, तो ये सब पूछा जाएगा। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, हम पढ़ चुके हैं भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। क्लियर? तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा आप सब कि किसमें क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर? तो कौन सी अनुसूची है जो शपथ के बारे में बताती है, तो तीसरी अनुसूची है जो शपथ के बारे में बताती है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों के बारे में। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासन की बात करती है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के बारे में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर कर देना है, जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, किसी भी एग्जाम की, आपके छोटे भाई बहन होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे। पॉलिटी तो सबके एग्जाम में आनी है, ऐसा तो है नहीं कि इंडियन पॉलिटी सिर्फ एक एग्जाम में आनी है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और अगर आपको लग रहा है कि हमें समझ में अच्छे से आ रहा है, तो जिन्हें आप चाह रहे हैं कि वो इस बार सिलेक्शन ले लें, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, ये वीडियो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा। उनका भी कुछ भला हो जाएगा, वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे देंगे कि कोई अच्छी क्लास मिल गई। अगर आपको अच्छी लगे तो ही भेजिएगा। चलिए, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, बताइए। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी, संजय मल्होत्रा जी, मुरली कल्याण जी, उर्जित पटेल जी। तो याद रखिएगा, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर 2025 में कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। आरबीआई का गठन कब हुआ, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो कभी कभी एक्ट भी पूछ लेता है कि आरबीआई का गठन किस एक्ट के तहत हुआ, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसका गठन हुआ है। कब? 1 अप्रैल 1935 को। अभी आरबीआई में एक नई नियुक्ति हुई है, डिप्टी गवर्नर बनी है आरबीआई की, कौन? पूनम गुप्ता जी। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि अभी आरबीआई में जो नई नियुक्ति हुई है डिप्टी गवर्नर जी की, वो कौन है। तो आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता जी। इनकी अभी मार्च में 2025 में शायद नियुक्ति हुई है। तो आरबीआई की नई नियुक्ति जो हुई है डिप्टी गवर्नर, वो कौन बनी है? पूनम गुप्ता जी बनी। याद रखिएगा, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर में अंतर है। गवर्नर कौन है? गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी। आरबीआई का गठन कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में कौन अपॉइंट हुई है? पूनम गुप्ता जी अपॉइंट हुई हैं। क्लियर? तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। तो आरबीआई के नए गवर्नर पूछा था, तो आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी। क्लियर? चलिए, इसके पहले मैंने यूपीएसआई की क्लास डाली है, तो अगर जो इस क्लास में बच्चे पहली बार हैं तो जाके वो देख लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई गई। चलिए, संयुक्त लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस आर्टिकल में शामिल है? ऑप्शन है आप सबके सामने, 315 से 323, 280 से 281, 338 से 338 ए, 324 से 329। बताइए यूपीएससी किस आर्टिकल में? एक सवाल अभी मैंने आपको कराया था कि यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो मैंने बताया अजय कुमार जी हैं। लेकिन मैंने सिर्फ इतना नहीं बताया, मैंने ये भी बताया कि यूपीएससी कौन से भाग में है, मैंने ये भी बताया कि यूपीएससी किस आर्टिकल में है। और यहाँ से आपका वो क्वेश्चन तैयार हो गया, ये वाला, कि यूपीएससी संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग बेसिकली वो होता है कि 2 राज्य हैं, मान लीजिए, तो एक लोक सेवा आयोग है जो 2 राज्यों का संयुक्त रूप से पेपर ले रहा है। एक ही लोक सेवा आयोग है जो 2 अलग अलग राज्यों का पेपर लेता है। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग कह लीजिए या यूपीएससी कह लीजिए, किस आर्टिकल में है? तो यूपीएससी है 315 से 323 में। और संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 14 में है। और संविधान का भाग 14 क्या प्रावधान करता है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और यूपीएससी के चेयरमैन कौन मैंने बताए थे? अजय कुमार जी। और वहां मैंने यूपीएससी के बारे में सारी चीजें बता दी, तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। तो ये फायदा होता है एक जगह चीजें पढ़ने का ज्यादा, ताकि आपकी बहुत सारी चीजें तैयार होती। अब देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? अब मैं कहूँ मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप कहेंगे कहाँ पढ़ाया है? हमने तो ये पढ़ा था कि मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, तो आपने हमें बताया था कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो मैं कहूँगी कि क्या मैंने आपको ऑप्शंस नहीं बताए थे कि उसमें 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन में नीचे था 86वां संविधान संशोधन, सारे बताए थे मैंने, पहला ही क्वेश्चन था। तो आप कहेंगे हाँ बताया तो था आपने कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकार कब बनाया गया? बताइए कब बताया था मैंने?
कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकार कब बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक कैसा कानून बनाया गया? कानूनी अधिकार बनाया गया। और संविधान में कौन सा आर्टिकल नया जुड़ा? कौन सा नया आर्टिकल जुड़ा? आर्टिकल 300A। कौन सा एक नया आर्टिकल जुड़ा? आर्टिकल 300A जोड़ा गया। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकार बनाने का दर्जा कौन से संविधान संशोधन में? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। 42वां संविधान संशोधन द्वारा हमने जाना था कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसी के अंतर्गत हमने जाना था कि संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी? 10वीं अनुसूची, जो किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है, हमने जाना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हमने पढ़ा है किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, हमने जाना है ये कि किससे संबंधित है? ये तो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसी के अंतर्गत संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी थी? तो 11वीं अनुसूची जुड़ी थी, हम जान चुके हैं ये। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई और अब तो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो पूछा क्या है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। और कौन सा नया आर्टिकल है संपत्ति के अधिकार से संबंधित? आर्टिकल 300A। संविधान में 10वीं अनुसूची कब जुड़ी है? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 11वीं अनुसूची कब जुड़ी है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं अब। क्लियर? तो पूछा था संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार किसके अंतर्गत? 44वें संविधान संशोधन 1976। आर्टिकल 75(1)(a) मंत्रिपरिषद के आकार को किस सीमा तक सीमित करता है? बताइए। आर्टिकल 75(1)(a) मंत्रिपरिषद के आकार को किस सीमा तक सीमित करता है? लोकसभा सदस्यों का 10%, लोकसभा सदस्यों का 15%, लोकसभा सदस्यों का 20% या लोकसभा सदस्यों का 25%। देखिए, संसद सदस्य चुन के आते हैं, आप कहेंगे हाँ चुन के आते हैं, तो सबको मंत्री क्यों नहीं बना दिया जाता? क्यों नहीं बना दिया जाता सबको मंत्री? मंत्री कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही बनाया जाता है। तो आप कहेंगे कि नियम है। नियम क्या है? कि लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या मान लीजिए है 543 वर्तमान में, माना वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है, तो उसके केवल और केवल 50% लोग ही मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। तो मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए शर्त क्या है? कि मंत्रिपरिषद का आकार या मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? टोटल लोकसभा सदस्यों की, टोटल जो लोकसभा सदस्य हैं उनका कितना? उनका मात्र 50%। वरना सबको न मंत्री बना दिया जाए, क्यों इतनी लड़ाई झगड़ा होता रहता है मंत्री पद पाने के लिए? संसद सब चुन के आते हैं, तो क्यों सबको ही मंत्रालय बांट दो? लेकिन नियम है संसद का, नियम ये है कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के टोटल सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं होगा। तो मान लीजिए कि 543 लोकसभा के टोटल सदस्य हैं, अगर इनका 15% निकाला जाए तो ये टोटल कितना आएगा? लगभग ये 81 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो अगर 543 लोकसभा के सदस्य हैं तो मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने हो सकते हैं? मात्र 81, 81 पॉइंट समथिंग, मतलब 81 से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। तो 81 से ज़्यादा मंत्रालय नहीं होंगे, वरना सभी को न सांसद से मंत्री पद दे दिया जाए। तो ये नियम कहता है कि क्या होगा मंत्रिपरिषद का आकार? मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा सदस्यों का कितना होगा? 50% ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो आर्टिकल 75(1)(a) मंत्रिपरिषद के आकार को किस सीमा तक सीमित करता है? लोकसभा सदस्यों के 15% तक सीमित करता है। कि जो मंत्रिपरिषद का आकार है लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का कितना होगा? मात्र 15% होगा। यानी कि मंत्री कितने बनेंगे? जितने लोकसभा सदस्य हैं टोटल, उनके 15% लोग ही, मात्र 15% लोग ही मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे या मंत्री पद प्राप्त करेंगे। क्लियर? तो आर्टिकल 75(1)(a) मंत्रिपरिषद के आकार को किस सीमा तक सीमित करता है? लोकसभा सदस्यों का 15%। यानी कि लोकसभा सदस्य मान लीजिए 543, उनका 15% लगभग आ रहा है 81 पॉइंट समथिंग। तो कितनी मंत्रिपरिषद का आकार होगा? 81 मंत्री। मात्र मंत्रालय पद कितने लोगों को मिलेगा? 81 लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं।
तो आर्टिकल 75A ये प्रावधान करता है। ये प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 75(1)A में ये प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा, लोकसभा सदस्यों का सिर्फ और सिर्फ 15%। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। उपराष्ट्रपति जी की सीट खाली होने पर अगले चुनाव की समय सीमा क्या होती है? उपराष्ट्रपति जी की सीट यदि खाली होती है, उपराष्ट्रपति जी के जैसे मान लीजिए अभी जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, उनकी सीट खाली हुई, तो कितने दिन के अंदर चुनाव कराए गए थे बताइए? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन। जैसे जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया तो कितने दिन के अंदर चुनाव कराने अनिवार्य थे? तो याद रखिएगा यदि उपराष्ट्रपति जी का पद खाली होता है तो कितनी समय अवधि के अंतर्गत चुनाव कराने पड़ते हैं? 60 दिन के अंदर चुनाव कराने पड़ते हैं। इसीलिए फिर नए चुनाव हुए और भारत के नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन जी। क्लियर? तो उपराष्ट्रपति के पद सीट खाली होने में कितने दिन में चुनाव होगा? कितने दिन में चुनाव होगा? 60 दिन के अंदर। अगला, आरबीआई में महिला डिप्टी गवर्नर के पद पर कौन नियुक्त हुई है? अभी हमने जाना है उर्जित पटेल, पूनम गुप्ता, दीपा खन्ना, दीप्ति शर्मा जी। अभी हमने जाना आरबीआई का गठन पढ़ा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ये भी पढ़ा कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी। और वहीं पढ़ा था कि आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुई हैं कौन? पूनम गुप्ता जी। यही पढ़ा था कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर में अंतर होता है। तो आरबीआई के नई डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुई हैं? आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुई हैं पूनम गुप्ता जी। और आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हमने पढ़े हैं संजय मल्होत्रा जी। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी। क्लियर? तो ये हम जान चुके हैं। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुई है? पूनम गुप्ता जी नियुक्त हुई है। राष्ट्रपति जी की शपथ किसके समक्ष दिलवाई जाती है? बताइए, राष्ट्रपति जी की जो शपथ है वो किसके समक्ष दिलवाई जाती है? ऑप्शन है प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति जी की जो शपथ है वो किसके समक्ष होती है? तो पहले तो मुझे आर्टिकल बता दीजिए कि राष्ट्रपति जी की शपथ का प्रावधान हमने किस आर्टिकल में पढ़ा था? तो राष्ट्रपति जी की शपथ का प्रावधान हम पहले भी पढ़ चुके हैं आर्टिकल 60 में। और भारत के राष्ट्रपति किनके समक्ष शपथ लेते हैं? तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष। प्रधान न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं वो किनके समक्ष शपथ लेते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ लेते हैं। क्लियर? ओके, शपथ किस में है भारत के राष्ट्रपति जी की? आर्टिकल 60 में। चलिए आगे बढ़िए। निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय कब बनाया गया? बताइए, निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय कब बनाया गया था? ऑप्शन है आप सबके सामने 1950, 1989, 1994, 2001। आप सबको पता है निर्वाचन आयोग का गठन, मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। तो आप कहेंगे कि हम पढ़ चुके हैं निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को। तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 से लेके 1989 तक ये कैसा था? एक सदस्यीय निकाय था। और 1989 को मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ इसे, 1989 को ही इसे क्या बनाया गया? त्रिसदस्यीय निकाय बनाया गया। इसे 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया। कब तक के लिए? 1 साल के लिए, 1990 तक के लिए। 1990 में इसे पुनः एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया। पुनः ये एक सदस्यीय निकाय बन गया। और फिर क्या हुआ? फिर 1993 का समय आया और वर्तमान में 1993 से लेके 1993 से अब तक जो निर्वाचन आयोग है वो कैसा है? 3 सदस्यीय निकाय। कैसा है? 3 सदस्यीय निकाय है, क्योंकि एक भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये पूरी प्रोसेस है किसके? निर्वाचन आयोग की। ये बात आपको याद रखनी है कि निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय कब बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय कब बनाया गया। तो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को। तब से लेके 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था। 3 सदस्यीय कब बना है? तो याद रखना है 3 सदस्यीय कब बना है? 1989 में ये 3 सदस्यीय निकाय बन गया 1 साल के लिए बस। फिर 1990 में ये पुनः एक सदस्यीय निकाय बन गया। कब तक एक सदस्यीय चला? एक सदस्यीय का मतलब है पुनः एक सदस्य हो गया इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 1990 से कब तक एक सदस्यीय रहा? 1993 तक।
लेकिन फिर 1993 से लेके अब तक ये पुनः 1993 से कैसा हो गया है, 3 सदस्यीय निकाय हो गया है। मतलब कि इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो कौन है वर्तमान में, ज्ञानेश कुमार जी हैं, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो टोटल 3 हैं। तो बहुसदस्यीय निकाय कब बनाया गया पहली बार, तो पहली बार बहुसदस्यीय मतलब एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा कब बना है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा 1989। 1989 में जो निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय निकाय बन गया था, यानी कि बहुसदस्यीय निकाय। तो 25 जनवरी 1950 को गठन होता है निर्वाचन आयोग का, और निर्वाचन आयोग का 1950 में हुआ गठन। 1989 तक ये एक सदस्यीय ही निकाय था, एक सदस्य हुआ करते थे इसमें। 1989 में ये प्रावधान हुआ कि अब इसमें 3 सदस्य होंगे, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। 1990 तक ये प्रोसेस चली 3 सदस्यों की, वापस 1990 से ये एक सदस्यीय हो गया, और एक सदस्य कब तक रहा, 1993 तक, और 1993 से पुनः अब तक ये 3 सदस्य, 1993 से पुनः ये स्टार्ट हो गया कि अब ये 3 सदस्यीय निकाय होगा, और अब तक ये स्थिति है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय निकाय है। तो पूछा क्या था, निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय कब बना, तो कब बना है बहुसदस्यीय निकाय, तो राइट आंसर हो जाएगा 1989 में ये बहुसदस्यीय निकाय बना। क्लियर, तो इतनी चीज आपको याद रखनी। चलिए आगे बढ़िए। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, बताइए। उपराष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ऑप्शन है आप सबके सामने, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री जी। तो मैंने पहले भी बताया है कि उपराष्ट्रपति जी आर्टिकल 67A के अंतर्गत 67A के अंतर्गत अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, लिखित रूप से अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। बताया था मैंने आपको कि उपराष्ट्रपति जी आर्टिकल 67A के अंतर्गत अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। कहीं मैंने सवाल अभी पढ़ा था, लेटेस्ट का ही कोई एग्जाम था अभी ही, उसमें पूछा कि जगदीप धनखड़ जी ने किसे इस्तीफा प्रदान किया, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए थे, ओम बिरला जी को, नरेंद्र मोदी जी को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। तो जिसे पता था कि उपराष्ट्रपति जी किसे इस्तीफा सौंपते हैं, अपना राष्ट्रपति जी को, तो वो आसानी से समझ गया कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्हीं को सौंपेंगे। तो सब लगा के चला वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उसको मिल गया 1 नंबर। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र आर्टिकल 67A के अंतर्गत। चलिए अगला, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम किस नए आर्टिकल को संविधान में जोड़ता है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम ने किस नए आर्टिकल को संविधान में जोड़ा, 39A, 43A, 38B, 335A, बताइए 102वां संविधान संशोधन किस नए आर्टिकल को संविधान में जोड़ता है। तो याद रखिएगा, 102वां संविधान संशोधन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। 102वां संविधान संशोधन क्या करता है, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा कौन प्रदान करता है, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। और 102वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 2018 में, और इसी के अंतर्गत जुड़ा 338B। इसमें क्या है, ओबीसी आयोग। तो ओबीसी आयोग का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 338B में, याद रखिएगा। तो 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से। और ओबीसी आयोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 338B में। क्लियर, तो याद रखना है कि 102वां संविधान संशोधन हुआ कब, तो 102वां संविधान संशोधन हुआ 2018 में। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से। ओबीसी आयोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 338B में है। क्लियर, 101वां था जीएसटी से संबंधित, 102वां है ओबीसी आयोग, 103वां है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, 104वां लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की जो सीट की समाप्ति थी उससे संबंधित है। क्लियर, तो 102वां संविधान संशोधन हुआ 2018 में, याद रखना है। और कौन सा आर्टिकल है ओबीसी आयोग का, 338B, और 338 है एससी आयोग, 338A है एसटी आयोग, ये भी याद रखिएगा। चलिए, वर्तमान में एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, बताइए। अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, प्रतीक कांत जी हैं, वी रामा सुब्रमण्यम जी हैं, विद्यारण सारंगी जी हैं। एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ये आपके मानव अधिकारों की रक्षा करता है, मतलब हमारे जो मानवाधिकार हैं उनकी रक्षा करने का काम करता है। और एनएचआरसी का गठन कब हुआ, ये सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है।
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन कब हुआ है? तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993 को हुआ है। 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ है, एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो वी रामा सुब्रमण्यम जी हैं। तो एनएचआरसी के हेड कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम जी, वर्तमान अध्यक्ष। और इसका गठन कब हुआ है एनएचआरसी का? तो याद रखना है 12 अक्टूबर 1993 को हुआ है। पूछा जाता है कि एनएचआरसी का गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को। हेड कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम जी। क्लियर? ये हमारे मानवाधिकारों की रक्षा करता है। एनएचआरसी का काम क्या है? हमारे मानव अधिकारों की रक्षा करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, क्योंकि इसके नाम में ही है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्लियर? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और हेड कौन है इसके? हेड याद रखना है वी रामा सुब्रमण्यम जी। इसका गठन कब हुआ है? 12 अक्टूबर 1993। और यहाँ पे मैं ये क्लास समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि आप सबको, मुझे ऐसा लगता है कि इस क्लास को लेने के बाद पॉलिटी में दिक्कत नहीं आ रही होगी। मुझे कमेंट करके इतना बता दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। दूसरी चीज़ कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आपके लाइक कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो इसलिए कमेंट करके बता दीजिएगा क्लास कैसी लग रही है, लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए, जैसे ही अगला वीडियो आए और आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, तो उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, अपने छोटे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन्हें भेज दीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी हर एग्जाम में आती है। तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ऐसे ही पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।